वो कहते हैं ना, जो निभाने वाले होते हैं वो मौत के बाद भी निभाते हैं। अगर प्यार सच्चा हो तो मरा हुआ आदमी भी जिंदा होकर प्यार निभाता है। ऐसी एक खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि आपकी दिमाग और दिल दोनों को छू कर निकलेगी। अपने अंदर हौसला रखना और बेटर एक्सपीरियंस के लिए मैं सलाह देता हूँ कि अपने कानों में हेडफोन्स पहने रखना। आइए दोस्तों, उसी शख्स की ज़ुबानी सुनते हैं, उसी के अंदाज में, और उसी की कहानी सुनते हैं। मेरा नाम शाम है। मैं हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। ये कहानी शायद वो लोग भी सुनेंगे जिन्हें मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहता। मैं भी हर आम इंसान की तरह एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा था। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, एकदम ज़बरदस्त वाली। वो कहते हैं ना कि खुशियों का अक्सर नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। मैं भी उसी चीज़ का शिकार हो गया था। अच्छी खासी ज़िंदगी कट रही थी। मुझे काम करने के लिए शहर भेज दिया गया। मैं और मेरे दोस्त भी साथ में चंद पैसे कमाने के लिए शहर गए। बहुत कोशिशों के बाद हमें एक होटल में सफाई का काम मिला। अब हम अच्छी तरह से वहाँ काम करने लगे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। घर वालों को हर महीना पैसे पहुँचा रहे थे हम सब पर। एक दिन सफाई करते समय मुझे बाथरूम के पास एक वॉलेट दिखाई दिया। वो नीचे गिरा हुआ था। मैंने सोचा कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई। पर जैसे ही मैंने वॉलेट को उठाया, हमारे घर वालों ने मुझे ऐसे संस्कार दिए थे कि मैं इंटेंशनली भी चाह कर भी उस वॉलेट को अपने पास नहीं रख सकता। मैंने उस पर्स को उठाया और उसमें देखा तो चंद पैसे और कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाई दिए। मैंने बिना अपने दोस्तों को बताए उस आधार कार्ड पर जो एड्रेस था वहाँ पहुँच गया। मैंने सोचा कि शायद बेचारे परेशान फिर रहे होंगे। वो वॉलेट किसी और की नहीं बल्कि एक लड़की की थी, जिसका नाम प्रिया था। जैसे ही मैं उस एड्रेस पे जाकर प्रिया के डोर के सामने घंटी बजाता हूँ, एक बार में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने कई बार घंटी बजाई तो फिर डोर खोला। जैसी वो अपने डॉक्यूमेंट्स पर नज़र आ रही थी, उससे वो कहीं गुना ज़्यादा हकीकत में खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ देर तो मैं बोल ही नहीं पाया। रात भी बहुत हो रही थी। मैंने कहा कि मैम, आपका पर्स मुझे मिला है, शायद खो गया था। उसने अपने पर्स को देखकर इतना खुश हो गई थी कि मानो उसे खुशी समा नहीं जा रही थी। उसने जोश जोश में खुशी के मारे मुझे हक कर लिया था। मुझे थैंक्स बोला। मैं तो एकदम स्टैच्यू बन गया था कुछ समय के लिए। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है, इस वॉलेट में मेरे ख़ास लोगों की यादें हैं। आज तुमने उसे मिटने से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं तुम्हारा कर्ज किस तरह से अदा कर पाऊंगी। फिर प्रिया ने मुझे अंदर बुलाया, चाय बनाई और उसने अपने बारे में बताया। वो भी हमारी तरह गांव से शहर आई थी, काम करने के लिए नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। अब वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा था। दोस्त लोग मुझे कॉल करने लगे थे। फ़ोन की घंटी बहुत देर से बार बार बज रही थी। मैंने कॉल उठाकर कहा, यहीं पास में हूँ, आ रहा हूँ। प्रिया से बात करते करते अब रात के करीब 12 बज रहे थे। बहुत रात हो गई थी। अब तो ऑटो भी मिलना मुश्किल था। प्रिया ने कहा, कहाँ जाना है? आ जाओ, मेरे पास स्कूटी है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। फिर मैं निकल पड़ा अपने रूम की ओर प्रिया के साथ। उसी दिन से हमारे नंबर एक्सचेंज हुए, बातें होने लगी। अब हम संडे को भी पार्क में मिलने लगे थे। ये सब देखकर मेरे गांव के दोस्तों ने मुझे कहा, बार बार समझाया कि शहर की लड़कियां बहुत चालाक होती है, बच के रहना। पर मैंने उनकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया। मैं अपने धूम में चलता गया। कहानी जितनी रोमांटिक लग रही है, उससे कई गुना ज़्यादा डरावनी और होश उड़ाने वाली है। अब वक्त हो गया था, हम दोनों अजनबी से लेकर दोस्त बने, दोस्त से लेकर बेस्ट फ्रेंड बने, और अब बात बहुत आगे बढ़ गई थी। ना वो मुझे मिले बगैर रह पा रही थी, ना मैं उसे मिले बगैर रह पा रहा था। ऐसे ही दिन चलते गए, पर एक दिन 12 मई 2018 को उसका कॉल दिन भर नहीं आता है। मैं परेशान होकर उसके रूम पर जाता हूँ तो पता चलता है कि उसका फ़ोन चोरी हो गया था। फिर मैंने उसे वहाँ से नया फ़ोन दिलाया। अब हम एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानने लगे थे। उसने मुझे कभी ना छोड़ने का वादा भी कर लिया था, पर किसे पता था कि ये वादा हम दोनों के बीच का आखिरी वादा रहेगा। करीब जून 17, 2018 को मुझे उसके एक दोस्त का कॉल आता है। उसने कहा, क्या शाम से बात हो रही है? मैंने कहा, हाँ। उस दिन एक पल में सब कुछ बदल गया था।
मेरी दुनिया उजड़ गई थी। उसने कहा प्रिया का एक्सीडेंट हो गया है, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैं सदमे के मारे हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसे आखिरी बार सफ़ेद चादर में अपने घर लौटता हुआ देखा। मैं डिप्रेशन में चला गया था, बीमार हो गया था। मेरी यह हालात देखकर घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। मुझे वापस अपने घर भेज दिया गया। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। कुछ महीने मेरे घर में, मेरे गांव में ऐसे ही गुजरे। फिर से मैं वापस काम करने के लिए शहर चला गया। उसके बातें और यादें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। यादों तक तो ठीक था, लेकिन अब हादसा कुछ ज़्यादा बड़ा होने लगा। मैं गांव से वापस शहर वही काम करने के लिए कुछ महीनों बाद आ जाता हूँ। मैं अपना काम ख़त्म कर दिन भर जो भी काम होता है, साफ़ सफाई का काम ख़त्म कर सोने के लिए अपने रूम में चला जाता हूँ। जैसे मैं रूम में जाता हूँ, मुझे नींद लग जाती है तो रात के करीब 1 बजे मेरे मोबाइल पर रिंग बजती है, मेरा मोबाइल पर घंटी बजती है। मैं उठकर देखता हूँ तो मुझे प्रिया के नंबर से कॉल आया था। उसने मुझे मिस्ड कॉल दिया था। मैं जैसे ही कॉल बैक करता हूँ तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। मुझे लगा कि कोई इसका नंबर से फेक कॉल कर मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा होगा। मुझे एकदम से लगा था कि प्रिया ने ही कॉल किया। फिर अगले दिन सेम उसी तरह मैं अपने कमरे में सारा काम ख़त्म कर सोने जाता हूँ तो एग्जैक्ट वही टाइम यानी रात के 1 बजे मुझे उसी प्रिया के नंबर से कॉल आता है। मैं लिफ्ट करता हूँ तो कोई आवाज़ नहीं आती है। मैं उसे प्रैंक कॉल समझकर इग्नोर करके सोने चला जाता हूँ। फिर अगली सुबह उठकर मेरे सारे दोस्तों को कॉल लगाकर पूछता हूँ, अगर तुम मेरे साथ ये घिनौना मजाक कर रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। मैंने उसके बाद फिर प्रिया की सहेली को कॉल कर पूछा कि मुझे उसके नंबर से रोज़ कॉल आ रहे हैं, क्या तुम कॉल कर रही हो या कोई मेरे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैंने मेरे बाकी दोस्तों को भी पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मजाक वो नहीं कर रहे और भला वो क्यों मेरे साथ ऐसा मजाक करेंगे मुझे इतना परेशान देखकर। कहाँ है उसका नंबर, उसका मोबाइल फ़ोन कहाँ है। मैंने प्रिया की सहेली को पूछा तो प्रिया की सहेली बताती है कि प्रिया का फ़ोन तो 2 महीने से बंद है, जब से उसकी मौत हो गई। वो कैसे कॉल कर सकती है। ये सुनकर मैंने कहा मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, देखो। जैसे ही मैं कॉल हिस्ट्री चेक करता हूँ वहाँ से सारे मिस कॉल्स गायब हो जाते हैं। मैं फौरी कॉल कट कर देता हूँ और अपने आप को संभाल लेता हूँ कि ज़रूर ये कोई सदमा है। फिर अगले दिन सब काम काज ख़त्म कर मैं अपने काम उसी तरह मेरा एज़ कैजुअली जैसे काम ख़त्म कर वापस अपने कमरे में सोने जाता हूँ, उसी तरह मैं अपना काम ख़त्म कर कमरे पे सोने के लिए चला गया था। तो इस बार रात के 1 बजे मुझे कॉल नहीं आता, बल्कि मेरे दरवाजे के पास कोई आकर डोर नॉक कर रहा हो। मुझे एक चैन की आवाज़ आती है, लड़कियों की घुंघरू की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे दरवाजे के और कोई टहल रहा हो। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नज़र नहीं आता। फिर से मैं वापस जाकर अपने कमरे में सो जाता हूँ। ये सब देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ। तो मैं एक बाबा के पास पहुँच गया था। बाबा को मैंने ये सारा हादसा बताया। क्या ये मेरी कोई मेंटल प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसके मिस कॉल्स मुझे हर वक्त रात के 1 बजे नज़र आते हैं। कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि वो मेरे आसपास ही है, मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। तो बाबा बताते हैं, सारा कुछ मामला देखने के बाद बाबा कुछ मंत्र चंत्र पढ़ के संन्यास में मेडिकेशन मोड में चले जाते हैं और वो अपनी आंखें बंद कर कहते हैं कि वो वही लड़की प्रिया है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि एक्सीडेंट या कोई हादसा नहीं था। बाबा बताते हैं कि उसकी मौत का कारण कोई हादसा या फिर एक्सीडेंट नहीं है। ज़रूर इसके पीछे किसी का हाथ है। ज़रूर प्रिया उनसे बदला लेने के लिए, जब तक वो उनसे बदला नहीं लेती तब तक वो वापस नहीं जाएगी। वो किसी का सहारे की कोशिश कर रही है, उसे किसी की नीड है। शायद
उसके लिए तुम बेहतर हो, इसलिए वो तुमसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश कर रही है, पर किसी वजह से कर नहीं पा रही है। अगर तुम अपने आप को ऐसे ही सेटिस्फाइड और नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहते हो तो तुम कोशिश बिल्कुल भी मत करना उससे वापस मिलने की। तो मैं हैरान होकर, परेशान होकर मुझे गुस्सा आने लगता है कि प्रिया का ये एक्सीडेंट नहीं है। मुझे पता था कि प्रिया का ये एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि प्रिया बहुत अच्छे से स्कूटी चलाना जानती थी, बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। वो इंडिकेटर भी सही तरीके से यूज़ करती थी। तो मैं गुस्से के मारे कहने लगा कि बाबा मुझे बताओ कि वो कौन लोग हैं जो मेरी जान को मेरी जान से छीन लिया और जान से मार डाला। तो बाबा बताते हैं कि मैं तो ये सब नहीं बता सकता हूँ, कि मैं इतना बता सकता हूँ कि ये एक्सीडेंट या कोई हादसा नहीं, बल्कि एक क्लियर एंड सॉफ्ट मर्डर है। इसके पीछे किसी का हाथ है। दोस्तों, मैं कहानी ज़्यादा आगे लंबे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे वाला पार्ट मैंने अभी तक लिखा नहीं है। उसे लिखने के लिए मुझे टाइम, वक्त बहुत ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की भी साथ में। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप नीचे कमेंट कर अपना प्यार जता सकते हो। मेरा इससे पहले भी एक चैनल था जो कि ग्रो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये फर्स्ट चैनल स्टार्ट किया। ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो रहेगा। अगर ये कहानी सच में अगर 1 या 2 लोग भी सुन रहे हैं, नीचे अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और मैं इससे खौफनाक और ज़बरदस्त कहानियाँ आप तक लेकर आऊँगा। इस चैनल पे ऐसे ही क्रीपी कंटेंट आपको मिलेगा। कहानी यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बनते हैं। ये बहुत ही खौफनाक मंजर रहा मेरे लिए भी और मेरी फ्रेंड रेनू के लिए। रेनू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने ये हादसा मुझे सुनाया था। मैं तो चौंकन्ना रह गया था। वही इंसिडेंट आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो कि ये सारा मंजर मेरी बेस्ट फ्रेंड रेनू के साथ हुआ और उसने ये एक्सपीरियंस किया। रेनू एक शादीशुदा महिला है। उसका 1 साल का बच्चा भी है। ये अपने ही शहर हरिद्वार में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। कुछ महीने अपने सेकंड मास्टर कोर्स गुड़गांव से कंप्लीट करने के बाद वापस से अपने गांव हरिद्वार आ जाती है अपने हस्बैंड के साथ, यानी अपनी पूरी फैमिली के साथ। बजाय अपने घर में वापस रहने के, ये डिसाइड करते हैं कि एक नया घर रेंट पर लेकर रहते हैं। उनका बच्चा भी मुश्किल से 1 साल का होगा। जिस वक्त वो किराए का घर देखते हैं, उन्हें एक रूम मिल जाता है, यानी एक किराए का घर मिल जाता है। जैसे ही वो किराए के घर में दाखिल होते हैं, उन्हें इत्तला दी जाती है कि इस घर का मालिक जो है उसकी माँ का इंतकाल हो गया है, यानी उनका देहांत हो गया है। उनकी मौत की वजह ये थी कि वो बहुत दिनों से बीमार थी। उनका इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल में हो रहा था और वहीं उनकी मौत हो गई। रेनू जिस घर में किराए से रहने गई थी, उसका मकान का मालिक अच्छा खासा बड़ा बिजनेसमैन था। बताया जाता है कि उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है हरिद्वार में। इस घर के अलावा भी उस मकान मालिक की वाइफ रेनू को बताती है कि उनकी मदर इन लॉ को ये घर बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्होंने इस घर का इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइन चूज़ किया था, जैसे कि टाइल्स का डिज़ाइन हो गया और वॉल की पेंटिंग और बहुत कुछ। इनफैक्ट वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाने से पहले इसी घर में रहती थी। जब हॉस्पिटल में थी, वो यहाँ घर आने की ज़िद भी कर रही थी। अपने ऑनगोइंग ट्रीटमेंट की वजह से बेचारी नहीं आ पाई और वहीं हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। अब रेनू और रेनू की फैमिली नए घर में आ गए थे। कुछ वक्त अपना सारा सामान सेट करने के बाद रेनू किचन में अपने फैमिली के लिए खाना बनाने जाती है और उसका हस्बैंड पानी नहाने बाथरूम में चला जाता है, यानी फ्रेश अप होने के लिए। रेनू खाना बनाकर बेडरूम में चली जाती है खाना लेकर। उसका हस्बैंड कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, मैं फ्रेश अप होकर आता हूँ। फिर अचानक से एक आवाज़ आती है। वो बाहर आकर रूम के देखती है, यानी बेडरूम में जब रेनू थी तो उसे एक अचानक से आवाज़ सुनाई देती है। तो वो बाहर आकर देखती है तो उसके डाइनिंग रूम की ट्यूबलाइट ऑन हो गई थी। पता नहीं किसने ऑन किया था। उसे लगा ही था कि किसी ने ट्यूबलाइट ऑन की हो। उसने सोचा शायद मेरे हस्बैंड ने इसे ऑन किया हो। जैसे ही हस्बैंड वॉशरूम से बाहर आता है तो पता चलता है उसने तो कुछ नहीं किया।
फिर दोनों सोचने लगते हैं कि कोई वायर वगैरह फॉल्टी होने की वजह से, शायद उसी के वजह से ट्यूबलाइट ऑन हो गई हो। वो ये सोचकर उस मोमेंट को अवॉइड कर देते हैं। उसी हफ्ते जब वो रात में सोने जाते हैं और सो जाते हैं, फिर अचानक से उन्हें एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर दोनों उठ जाते हैं नींद से। वो आवाज़ इस तरह से आई थी कि ड्रेसिंग रूम में मानो किसी ने वार्डरोब खोला हो। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अभी नीचे नहीं जाएंगे, रात बहुत हो गई है, फिर सुबह देखते हैं। फिर अगली सुबह दोनों उठकर नीचे ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वार्डरोब खुला हुआ है, पर अंदर जो सामान रखा था वो ज़रा सा भी मूव नहीं हुआ है। उन्होंने इस मोमेंट को भी कोई सिली रीज़न बनाकर मूव ऑन कर लेते हैं। ऐसे ही फिर कुछ हफ्ते बाद रेनू के हस्बैंड को बिज़नेस की वजह से दिल्ली जाना था। अब बात बिज़नेस की थी तो रेनू भी मना नहीं कर पाई। उस वक्त उस रात वो अपने 1 साल के लड़के के साथ अकेले रहने वाली थी। घर में इन दोनों के अलावा कोई नहीं होगा, इसलिए उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि घर के सारे ट्यूबलाइट्स ऑन रखेगी। अब अपने बेटे के साथ अकेले रह रही थी। उस रात उसका बेटा सो जाता है और इसको भी देखते देखते नींद लग जाती है। फिर अचानक रात के 2 बजे उसकी नींद एक आवाज़ की वजह से खुल जाती है। आवाज़ कुछ वाइब्रेशन टाइप सी आ रही थी। वो अकेले अपने बेटे के साथ थी, इसलिए अपने आप को संभाला और हिम्मत कर कर उस वाइब्रेशन साउंड को फॉलो किया। उसके पीछे पीछे गई। वो आवाज़ का पीछा करते करते अपने वॉशरूम तक चली गई थी। वो वॉशरूम में जाकर देखती हैं तो वॉशिंग मशीन अपने आप घूम रही है। वो वॉशिंग मशीन बिल्कुल खाली घूम रही है। रेनू तुरंत वॉशिंग मशीन बंद कर कर अपने बेटे के पास चली जाती हैं। उस रात वो बिना सोए जागी हुई थी, डर के मारे। फिर अगली सुबह जैसे ही रेनू का हस्बैंड घर आता है, वो सारा हादसा अपने हस्बैंड को सुनाती है। ये सब देखकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि अपने घर में पूजा रखते हैं। पूजा के सक्सेसफुल होने के बाद इन्हें बताया जाता है कि कुछ एक्टिविटीज़ नेचुरल होती है, ये हमें हानि नहीं पहुंचाती। पर इन्हें क्या पता था उनके साथ ये पैरानॉर्मल इंसिडेंट सिर्फ कुछ ही समय के लिए पॉज हो जाएगा। फिर एक दिन रेनू जब अपने किचन में काम कर रही होती है, उसका बेटा उस वक्त हॉल में खेल रहा था। रेनू को अचानक से टॉय जीप चालू होने की आवाज़ आती है। ये उसी गाड़ी की आवाज़ है। मिनी टॉय जीप एक ऐसी जीप है जो कि ख़ासकर बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें 2 मोड्स होते हैं, एक मैनुअल जो बच्चा अंदर बैठकर गाड़ी चला सकता है, और दूसरा ऑटोमेटिक मोड जो कि बच्चे को अंदर बिठाकर रिमोट के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, रिमोट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि रेनू का लड़का अभी छोटा था तो उस मिनी जीप को हमेशा ऑटोमेटिक मोड पे रखा जाता था, ताकि ये जब भी बैठे तो इसे ऑपरेट करने के लिए कोई साथ में हो जिसे इसे अच्छी तरह से ऑपरेट करना है। वापस कहानी पर आते हैं। जब रेनू वापस हॉल में आकर देखती है तो वो मिनी जीप हॉल में अपने आप घूम रही है। उसका लड़का दीवार के एक कोने में खड़ा रहकर सारा मंजर देख रहा है। रेनू ये सब देखकर डर जाती है और तुरंत अपने बेटे को अपने पास कर लेती है। वो रिमोट को सर्च करती है तो रिमोट किचन में फ्रिज के ऊपर रखा था। वो वापस से आकर देखती है तो वो जीप अपने आप टर्न लेती है, यहाँ तक कि वो हॉर्न तक बजा रही थी, अपने आप टर्न हो रही थी, हॉल में सारा घूम रही थी। रेनू हिम्मत करती है और अपने मोबाइल निकाल कर सारे मोमेंट्स को रिकॉर्ड करती है, अपने मोबाइल में सारा कैप्चर करती है। मैं तो परेशान हो गया था वो वीडियो देखने के बाद। मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि एक टॉय ऐसे कैसे चल सकती है। और अपने हस्बैंड को जल्द से जल्द इमीडिएटली कॉल कर लेती है उसी वक्त और ये सारा मैटर सुनाती है। रेनू का हस्बैंड इमीडिएटली वापस घर आ जाता है अपने ऑफिस से और देखता है कि रेनू और उसका लड़का डरे हुए घर के आंगन में बैठे हुए हैं। रेनू ये भी बताती है कि गाड़ी ऐसी चल रही थी मानो उसे कोई चला रहा हो। उसने सब कुछ देखा था कि मानो उस गाड़ी के अंदर
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट नहीं होगा, कोई सर्किट फॉल्ट नहीं होगा। उस तरह से वो गाड़ी स्मूथ चल रही थी। रेनू का हस्बैंड एक लकड़ी के सहारा लेकर अंदर घर में जाता है। वो लकड़ी एक लंबा सा बैम्बू अपने साथ में लेता है ताकि कुछ हो या कोई चीज़ हो तो वो अपने आप को डिफेंस कर पाए। तो वो जैसे ही अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि मिनी जीप वहीं बंद पड़ी है। उसके बाद उन्होंने उस मिनी जीप टॉय को मैकेनिक्स को दिखाया, अलग अलग मैकेनिक्स को दिखाया। तो रिज़ल्ट आता है कि उसका सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुरंत वो लोग दूसरे घर के लिए, रेंट के लिए, दूसरे घर में रेंट से रहने के लिए सर्च करते हैं। रेनू ये भी बताती है कि जब से वो उस घर में गई हैं तो हमेशा ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमेशा से एक्सपीरियंस करती रही है। वो बताती है कि वो जब भी अकेली कहीं बैठती थी, अकेली अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो उसे हमेशा आखिर में कोई ना कोई फील होता था, लाइक उसके आसपास कोई हो। दोस्तों, ये कहानी ली गई है कोरा से। कोरा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, अपने अपने इंसिडेंट सुनाते हैं। ये कहानी का स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रखता हूँ। जिस किसी को भी इसके डीप डिटेल्स में जाना है तो वो कोरा पे जाकर भाई को कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए या फिर कुछ भी और डिटेल्स चाहिए तो नीचे अगर लाइक्स और कमेंट्स और व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं पक्का इस टॉपिक पे और ज़्यादा सर्च करूँगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसको आप हमारे चैनल पे रिसाइट करते हुए, नरेट करते हुए सुनना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे दी गई ईमेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी भेजें। हम उसे अप्रूव कर आपके नाम और पते के साथ कहानी रिसाइट करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग टिल लास्ट।